हेलो स्टूडेंट्स, फिर मैं अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। पाठ लहासा की ओर, लेखक राहुल सांकृत्यायन और तिब्बत यात्रा का वर्णन इस पाठ के माध्यम से। और पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न आपको दिए थे जो चिंतन मनन मैंने करने को कहा था, और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि वहाँ की कानून व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है। यहाँ तक कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए थे, बाकी कुछ और प्रश्न भी हैं जिनको हम फिर साझा करेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। लेकिन पिछले प्रश्नों का हम जवाब एक बार देख लें। तो पिछला मैंने पहला प्रश्न किया था कि परित्यक्त चीनी किले से चलते वक्त एक आदमी क्या मांगने आया था। तो उसने क्या मांगा था? राहदारी। राहदारी क्या थी? 2 चिटें थी जो पुल को पार करने के लिए एक ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो थी चिटें। और लेखक कितने साल बाद दोबारा लौटा था? मैंने क्या कहा था? 5 साल बाद वो दोबारा आया था इस यात्रा पर। और कौन से वेश में था? भद्र वेश में थे। और रहने के लिए क्या उसको अच्छी जगह मिली थी? लौटते समय लेखक को ठहरने की अच्छी जगह क्यों नहीं मिली थी? इस समय जो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं उस समय, क्योंकि उस समय हमने क्या देखा था कि ये मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी लोग जो स्थानीय लोग थे क्षण पीकर होश हवास में नहीं रहते हैं, इसलिए उनकी मनोवृत्ति पर यह निर्भर करता है। जान पहचान में कौन सा समास है? ये भी एक प्रश्न क्या था। तो जान पहचान में हमारा है द्वंद्व समास, है ना, जान और पहचान अगर हम इसको करेंगे। परित्यक्त का क्या अर्थ है? तो परित्यक्त यानी त्यागा हुआ, है ना, परित्यक्त त्यागा हुआ, छोड़ दिए गए थे वो किले जहां पर फौजी चौकियां थी। अच्छा, और भी हमने यहाँ पर जो अभी तक सबसे खतरे की जगह कौन सी है यहाँ पर? तो डांडा तोंगला है ना, डांडा तोंगला सबसे और खतरे की जगह। और कितने हजार फीट की ऊंचाई पर है? 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है ना। लोग अपने हाथों में लाठियों की जगह क्या लेकर घूमते हैं? बंदूक और पिस्तौलें लेकर घूमते हैं, है ना। ये भी हमने यहाँ इसी गद्य में जो हम पढ़ चुके हैं। और वहाँ के जो है कानून व्यवस्था कैसी है? वो अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो पुलिस पर खर्च करती ही नहीं है। और अगर डांडा तोंगला जैसी खतरनाक जगह पर अगर खून हो जाए तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि दूर दूर तक कोई गांव गिराव नहीं है ना। तो ये ध्यान देंगे। और वहां पर ये जो पिस्तौल और ये बंदूक लेकर जो घूमते हैं, तो वहां पर कोई कानून ही नहीं है हथियार का, यानी कि लाइसेंस जो एक होता है हथियार का कानून, लाइसेंस रखने होता है जिसके पास, वही पिस्तौल बंदूक रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं था। और क्यों लोग लेकर घूमते थे? तो ये भी प्रश्न बनता है। तो क्यों? क्योंकि डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। तो डाकू को भी तो खतरा है कि लोग उसे मार देंगे, तो इसलिए जो आम जनता है उनको भी खतरा है कि डाकू उसे ना मार दें, इसलिए वो पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं, है ना। और गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल सोंगला के पास खून हो गया। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ से गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल सोंगला में के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे, क्योंकि भिखमंगों को कोई डर नहीं था। अब ये पहली बार बता रहे हैं कि पहले जब थे तब भिखमंगे थे, उस समय उनको कोई डर नहीं था। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, कोई डरावनी की, कोई डाकू जैसा उनको नजर आता, वो झट से क्या करते थे? टोपी उतार जीभ निकाल लेते बाहर और कुची कुची, ये वहां की भाषा है, यानी दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेखक पहाड़ की ऊंची लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते? अब ये भी देखो, अब भिखमंगे थे, अब घोड़ों पर सवार थोड़ी ना थे, ये सामान भी घोड़ों पर रखा और चल दिए। भिखमंगे के वेश में थे पहली बार। अब ये पहुंच तो गए थे सबसे ऊंचे वहां चढ़ाई पर, पीठ पर सामान लाद कर अब कैसे चलना था? और अगला पड़ाव कितना था?
17 मील से कम नहीं था, क्योंकि देखो जितनी ऊंचाई पर चलते जाएंगे तो थकान भी होती जाती है, चढ़ाई ज्यादा बढ़ती जाएगी, थक जाते हैं, और साथ में सामान लेकर चढ़ना तो और भी कठिन हो जाता है। तो ये कठिनाइयां भी उनको जो आई हैं, अच्छी बातें भी हमने देखी और ये कठिनाइयां हैं उनके लिए। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकौर तक के लिए 2 घोड़े, यानी लंकौर एक जगह है, लंकौर एक जगह है जहाँ वहां तक उनको पहुंचना है, तो वहां तक के लिए हम 2 घोड़े ले लेते हैं, 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अच्छा, फिर वो रात तो वहीं ठहर गए। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। अब क्योंकि चढ़ाई थी ना, तो ऊपर की ओर ही चल रहे। अब दाड़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। ये जगह है ना सबसे खतरनाक जगह जहां पर पहुंचना था उन्होंने। अब उन्होंने उससे पहले जहाँ एक जगह पड़ी वहां पर उन्होंने बैठ के चाय पी और दोपहर का वक्त था और फिर पहुंच गए डांडे के, यानी उस जगह के ऊपर जो कि 16-17 हजार ऊंचाई पर थी, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर थी। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। अब वो कितने ऊंचाई पर खड़े थे? 17-18 हजार फीट ऊंचे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, यानी कि अब वो ऊपर से नजर दौड़ा रहे हैं, तो दक्षिण साउथ की तरफ जब वो देख रहे हैं तो पूरब से पश्चिम की ओर तक उनको क्या दिखाई दे रहे हैं? केवल हिमालय पर्वत, वो भी कैसे? बिल्कुल सफेद बर्फ से ढके हुए। अब भीटे की ओर दिखने वाले, ये जगह है, भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी कि उनके ऊपर ना बर्फ थी ना कुछ, बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ना वह बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली, ना पेड़ पौधे, ना बर्फ, है ना। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ रही थी, और जब उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो कुछ कुछ जो पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई थी कहीं कहीं। सर्वोच्च स्थान पर दाड़े के देवता का स्थान था। तो ये देखिए सबसे ऊंचे जब वो चले जाते हैं तो वहां पर कौन सा स्थान था? दाड़े के देवता का स्थान, जो पत्थरों के ढेर। तो ठीक है, वो वहां के दाड़े के देवता का स्थान कैसे था और कैसे सजाया गया था, ये भी प्रश्न आता है। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। तो तिब्बती देश है ना, बड़े कलरफुल से वो झंडियां सी लगाते हैं ना, आपने देखे होंगे कपड़े जैसे टांगे रहते हैं रस्सी में। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब देखिए चढ़ाई चढ़ ली, वहां पर वो जो सुमति था वो धार्मिक भी था, वहां पर उन्होंने माथा वगैरह टेका और फिर अब वो चलने लगे। अब उतराई थी, अब उतराई में तो जल्दी चला जाता है ना, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे और भी थे वहां पर। अब मेरा घोड़ा बहुत धीमे चलने लगा। अब ये जो लेखक का घोड़ा था वो बहुत धीरे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। अब लेखक ने सोचा कि अब बेचारा थक गया होगा चढ़ाई चढ़ के, तब ये इस तरह से कर रहा है, बड़ा सुस्ती से चल रहा है, और उसे मारना नहीं चाहता था। वो चाह रहा था कि अब इसे मारे ना, कि पीठ पर चाबुक चलाए तो चल देगा, मारे नहीं, वो नहीं मारना चाहता था। वो सोच रहा था शायद हम भी थके हैं तो घोड़ा भी थक गया है। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। कौन? लेखक रह गया पीछे, ठीक है, पिछड़ गया, और मैं डॉन क्विक्सो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये कौन है? ये कैरेक्टर है किसी, ये इंग्लिश उसका कहानी का किसी का कैरेक्टर है, उसकी तरह बोलते मैं पीछे ही रह गया। अब जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, पता ही नहीं चल रहा था। घोड़ा इस तरह से अड़ियल हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि अब ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। अभी मैं जोर लगाता है और कुछ आगे बढ़ने के लिए उसको कहता तो वो और सुस्त पड़ जाता। और एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी कि ऐसे रास्ते वो पहुंच गए जहां से एक
दाएं की तरफ लेफ्ट और राइट दो जगह पर रास्ते जा रहे थे, लेकिन अब जो है अब लेखक वहीं पर रुक गया, तो हम भी यहीं पर रुकते हैं और इसके साथ ही प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लीजिए पहला प्रश्न जो अभी जो हमने ये पढ़ा है कि वहां से जब वो चढ़ाई पर चले गए घोड़ा लेकर, अब फिर उतराई आ गई है ना यहाँ से लेकर, उससे पहले वाले प्रश्न तो हम कर चुके हैं। लेखक घोड़े पर सवार हो कहाँ जा रहा था, कौन सी जगह जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है समुद्र तल से डाड़े की ऊंचाई कितनी थी। तीसरा प्रश्न है डाड़े के देवता का स्थान कहाँ था और लेखक घोड़े को क्यों नहीं मारना चाहता था, और उतराई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इन प्रश्नों का चिंतन मनन करें और तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ें।